नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। सबके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये एग्ज़ाम अच्छा है, वैकेंसी काफ़ी आई हुई है। एक टाइम भी ऐसा है कि आप इसके लिए अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, पोस्ट ज़्यादा हैं आपके पास। ठीक है, तो आप थोड़ी सी अच्छी सी एफर्ट करोगे और एम के साथ काम करोगे तो आई एम 100% श्योर कि आप इसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, और जहाँ तक आपकी बात रही अकाउंटेंसी के लिए, स्पेसिफिकली नॉन कॉमर्स वालों के लिए कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको पूरे कंसेप्चुअल वाइज क्लियर करवाया जाएगा। आप कभी भी एमसीक्यू के लिए नहीं पढ़ो, सबसे पहले आप बेसिक्स अंडरस्टैंड करो। हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आई गारंटी यू अगर आप मेरा साथ दोगे आपको 30 मार्क्स अकाउंटेंसी के कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको 100% वो 30 मार्क्स आपकी पॉकेट में होंगे। ठीक है, और जहाँ तक बाकी फैकल्टी का सवाल है वो भी बहुत एफिशिएंट है। ठीक है, बिल्कुल इनफ है एग्जाम्स के लिए। आप इसको एग्जाम्स में भी, आप इसको जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आप इसको रिकॉर्डेड में भी आप देख सकते हो। और अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप मुझे अब पर्सनल मेल्स या व्हाट्सएप कर सकते हो। विद इन 2-3 आवर्स आपको वो सेटल्ड मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और जहाँ तक एग्ज़ाम के प्रेशर के का सवाल है, मैंने एडुफेम वालों को बोल दिया है कि मुझे एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले एक फास्ट ट्रैक कोर्स लेना है जो एक हफ्ते का चलेगा और वो इसी के अंदर इंक्लूडेड होगा। वी आर नॉट चार्जिंग एनी अदर फीस फॉर दिस। ठीक है, मेरी ये कोशिश रहेगी कि एग्जाम से एक हफ्ता पहले आपको एक फिर से रिवीजन पूरे कोर्स की करा दी जाए और एग्जाम से एक दिन पहले यानी कि 24 आवर्स बिफोर द एग्जाम आपको एक फुल मैं सेक्शन बना के दूंगा 3-4 घंटे का, जिसमें आपको पूरी अकाउंटेंसी में आपको रिवाइज करवा के दूंगा। ठीक है, एनी बुक्स यू रिकमेंड? बिल्कुल आपको कोई बुक्स देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको वीडियोस के साथ जो मैं आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करूंगा और जो हैंड रिटन नोट्स में आपको लिखवाऊंगा, जो पॉइंट मैं आपको बोलूंगा आपने वो अपनी नोट्स में लिख देने हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली आई एम गोइंग टू गिव नोट्स टू यू, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, आपको उन्हीं पे फोकस करना है। अगर उसके बाद कोई अगर बुक्स की रिकमेंडेशन होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, अदरवाइज आपको कोई चीज रेफर करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप सिर्फ इन वीडियोस पे ध्यान दो और उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, इनफ क्लास नोट्स आपको प्रॉपरली मेंटेन करने हैं और कोई अगर उसमें दिक्कत होती है तो सेम डे ही सेटल कर लो ताकि आप उसको काफी डेफर ना करो। ठीक है, जो लेक्चर आज कवर होता है आपको उसी के हिसाब से अपने नोट्स बनाने हैं। आपकी अगर उसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आपको उसके उसी दिन या अगले दिन तक क्लियर कर लेनी है ताकि अगले लेक्चर में आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, जैसे मेरा आज लेक्चर है तो मेरा कल लेक्चर नहीं है तो आई विल बी कमिंग ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे तक आपको जो मंडे की क्वेरीज है वो सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। ठीक है, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से लिंक है। तो आपको दूसरे के साथ बिल्कुल भी उसको कैचअप नहीं करना, बल्कि पहली क्वेरी को आपको सॉल्व कर लेना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार सिलेबस से रूबरू करवा दूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अकाउंटेंसी के सिलेबस से एक बार रूबरू करवा देता हूँ। ठीक है, ये है हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस। एक मिनट सर, आज नहीं है, आज ही आया। ओके, सबको सिलेबस दिख रहा है? ठीक है, अब देखा जाए तो ये सिलेबस काफी डिटेल्ड सिलेबस है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th कॉमर्स बैकग्राउंड। ठीक है,
क्लास 11-12 का पूरा मिक्सचर इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको 30 मार्क्स के लिए इस तरह से इसकी स्टडी करनी है ताकि वो जस्टिफाई हो सके, और जितना टाइम फ्रेम हमारे पास है उसमें हम इसको एडजस्ट कर सके, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा फ्लो कैसे रहेगा, ये बंद करना, साइलेंट करना, ठीक है। इसका फ्लो कैसा रहेगा वो आपको देखना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास देखो, इन्होंने जो सिलेबस ड्राफ्ट किया है वो थोड़ा हैफजेडली भी है, तो मैं स्पेसिफिकली ऐसे नहीं जाऊंगा। एक हमारा रोड मैप बनेगा जिसको हमने फॉलो करना है और उसी के हिसाब से हमें चलना है। आई एम नॉट गेटिंग डायरेक्टली इनटू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एंड फॉरगेटिंग अबाउट द थ्योरेटिकल एंड द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। मेरी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको समझ आए, फिर आप एमसीक्यू करो। देखो, डायरेक्ट एमसीक्यू करने से कोई, आप अगर 1000 एमसीक्यू भी कर लोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओ। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स स्टार्ट किया था, तो मैंने जब उसको उसका पहला एंट्रेंस एग्जाम दिया तो आई फेल्ड, ठीक है। क्यों फेल्ड? क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने स्टडीज को फोकस नहीं करते हुए मैंने 1000 एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया और उसको रट लिया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। आई फेल्ट शॉर्ट बाय 2 मार्क्स। इसलिए मुझे अगले बार मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई की तो मेरे 150 मार्क्स आए, मतलब 50 मार्क्स अबव द बफर। जितना 100 मार्क्स का बफर था उससे ऊपर 50 मार्क्स आए, ठीक है। तो वहां से ये आपको डिराइव होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है इस चीज को करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है, टोटल 15 पॉइंट्स हैं इस सिलेबस में, ठीक है। तो हमें कैसे चलना है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स। क्योंकि सबसे पहले आप कभी भी कोई भी चीज समझते हो तो आपको वहां पे ग्लॉसरी जो उसके अंदर टर्म्स यूज होनी है, आपको उसका समझ होना चाहिए। और अगर आपको उसी की समझ नहीं है तो आप आगे कैसे प्रैक्टिकली उसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। आप कोई भी चीज करते हो तो सबसे पहले उसके बेसिक समझते हो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल, ठीक है। उसके बाद वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। ये आप सबको, अभी आपको सिलेबस भी समझ नहीं आएगा जब तक आपको बेसिक्स उसकी टर्म समझ नहीं आएंगी। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले जो आज का लेक्चर बनाया है वो बिल्कुल बेसिक्स पे बनाया है, और आपने मुझे साथ साथ रिस्पॉन्ड करना है ताकि मैं आपसे ले सकूं कि आपको कितना पॉइंट्स उसमें से समझ आ रहे हैं, ठीक है। चैट बॉक्स बिल्कुल एक्टिव रहनी चाहिए। चैट बॉक्स अगर एक्टिव नहीं हुई तो अब मुझे पता नहीं चल पाएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूं अपने पहले टॉपिक के साथ आज। एवरीबॉडी रेडी? ठीक है। सबसे पहली चीज आपने अकाउंटेंसी में क्या समझनी है? इवेंट वर्सेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपने क्या समझना है? इवेंट वर्सेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। सबसे पहले आप बताओ मुझे कि इवेंट क्या होता है। कोई भी घटना जो घटती है बिजनेस के अंदर, क्या मैं उसको इवेंट बोल सकता हूँ? कोई भी घटना, अगर जैसे कोई कहते हैं यार वो रोड पे एक्सीडेंट हो गया, ये क्या हो गया? इवेंट हो गया, ठीक है। ये तो लाइफ इवेंट हो गया। लेकिन अगर मैं कोई बिजनेस में बोलूँ, कुछ मैंने ट्रांजेक्शन, कोई मैंने कुछ चीज हुई है, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ? इवेंट। कोई इंसिडेंट हुआ या कुछ अकरेंस हुई है बिजनेस में और उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है बिजनेस पे, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? इवेंट। क्या बोलूंगा? इवेंट। तो अगर जो आपका कोई इवेंट हुआ और अगर आप उस इवेंट को मॉनेटरी वैल्यूज में डिटरमाइन कर सकते हो, तो उसको मैं क्या बोलता हूं? ट्रांजैक्शन। उसको मैं क्या बोलता हूं? ट्रांजैक्शन। सिंपल, अगर कोई इंसिडेंट हो रहा है तो मैं उसको तब तक ट्रांजैक्शन नहीं बोलूंगा जब तक उसको हम मॉनेटरी वैल्यू में डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उसको मॉनेटरी वैल्यू में डिटरमाइन कर सकते हैं तो मेरा इवेंट क्या बन जाता है? ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसमें एक नंबर का सवाल आ सकता है आपको इवेंट वर्सेस ट्रांजैक्शन की नेचर जानने में, ठीक है। आपको एग्जाम में एक इंसिडेंट दिया होगा, आपको वो पूछेगा कि बताओ ये इंसिडेंट इवेंट है या ट्रांजैक्शन है। तो आपने बस इतना ध्यान रखना है कि अगर वो इंसिडेंट
मॉनेटरी वैल्यू यानी कि मनी वैल्यू में आप अगर उसको डिटरमाइन कर सकते हो तो वो क्या कहा जाएगा, ट्रांजैक्शन। और अगर आप उसको मॉनेटरी वैल्यू या मनी वैल्यू में डिटरमाइन नहीं कर सकते हो तो वो क्या कहलाएगा, इवेंट। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं मेरे गोडाउन में आग लग गई, मेरे गोडाउन में आग लग गई, कल रात मेरे गोडाउन में आग लग गई। बताओ इवेंट है या ट्रांजैक्शन है, सब बताओ। मनमीत सिंह कह रहे हैं इवेंट है। विवेक, विवेक, मुकुल, उमंग, बताओ भाई बताओ। मेरे गोडाउन में आग लग गई, बताओ इवेंट है या ट्रांजैक्शन है। विवेक बताओ, आवाज आ रही है। उमंग आवाज आ रही है। मुकुल, विवेक, चलो ठीक है। मैंने कहा कि मेरे गोडाउन में रात को आग लग गई, अब ये इवेंट है या ट्रांजैक्शन है। मनमीत जी ने कहा बिल्कुल इवेंट है, तो बिल्कुल ये इवेंट ही है। ठीक है, अगर इसको हम अभी आग लगी है, क्या मैं इसको मॉनेटरी वैल्यू में डिटरमाइन कर सकता हूं, नहीं कर सकता, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, इवेंट। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे पास इंश्योरेंस कंपनी वाले आए और उन्होंने कहा जतिन जी हम आपको इसके 6 लाख की कंपेंसेशन दे सकते हैं, आउट ऑफ द 10 lakhs वी कैन गिव यू अ कंपेंसेशन ऑफ 6 lakhs। बताओ अब ये ट्रांजैक्शन है या इवेंट है। बताओ बताओ। ट्रांजैक्शन, ठीक है। मनमीत, क्योंकि अब ये जो इवेंट था हमारा, कल रात को जो इवेंट हुआ था उसको नेक्स्ट डे हम मॉनेटरी वैल्यू में डिटरमाइन कर सकते हैं, मनी वैल्यू में कह सकते हैं कि हमें 10 लाख का नुकसान हुआ और 6 लाख का हमें मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। तो जब ये चीज डिटरमाइन हो गई तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ट्रांजेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसीलिए वो अब मैं थोड़ा पढ़ रहा हूं इसको। एन इवेंट इज एन इंसिडेंट और अकरेंस दैट कंसर्न्स द बिजनेस और इम्पैक्ट्स इस बिजनेस डीलिंग्स। ठीक है, एन इवेंट दैट हैज मेजरेबल मॉनिटरी इम्पैक्ट क्वालिफाइज एज अ ट्रांजेक्शन। जिन इवेंट्स का मॉनिटरी इम्पैक्ट पड़ता है उसको हम क्वालिफाई कर देते हैं एज अ ट्रांजेक्शन। और जो इवेंट्स क्वालिफाई नहीं होते हैं, अब दिक्कत आती है कि सर अगर जो जो इवेंट्स क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं एज ए ट्रांजेक्शन, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम उनके ना नेचर को ध्यान रखेंगे कि आगे जाके ये इम्पैक्ट नहीं लाए। क्योंकि कोई इवेंट अगर कभी कभी हो जाता है लेकिन उसका मॉनेटरी इम्पैक्ट उसी समय नहीं पड़ता बल्कि बाद में जाके पड़ता है, तो जब बाद में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा तो हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि क्या अब ये ट्रांजेक्शन तो नहीं बन गई। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरी एम्प्लॉय यूनियन स्ट्राइक पे चलेगी, मेरे एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे चलेगी, तो क्या जब एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए तो क्या मैं इसको इवेंट बोलूंगा या ट्रांजैक्शन बोलूंगा। बताओ, जब मेरे एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए इवेंट बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि उनके जाने से मुझे अभी इमीडिएटली कोई मॉनेटरी नुकसान या कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। हाँ, जब उनके नहीं होने से मुझे बिजनेस में लॉसेस होने शुरू हो जाए, मुझे मेरा काम ना पूरा हो पाए और मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स टूटने शुरू हो जाए, तो जितने का लॉसेस होंगे दैट कैन बी मेजर्ड, तो वो क्या होगा, उस स्टेज पे आके वो क्या बन जाएगी, ट्रांजैक्शन। इसीलिए कहते हैं कि जो इवेंट्स उसी समय क्वालिफाई नहीं करते हैं एज पर ट्रांजैक्शंस,
तो उसको आपने क्या रखना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है कि फ्यूचर में जाके वो इवेंट्स ट्रांजैक्शंस में ना कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। इसीलिए एक वो कहता है, जैसे एक और एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एन एग्जांपल ऑफ एन इवेंट कैन बी अ डेथ ऑफ ए सीनियर की मैनेजमेंट पर्सोनल। कोई सीनियर मैनेजर था जिसकी डेथ हो गई, या लार्ज स्केल एम्प्लॉय स्ट्राइक हो गई, इनका इमीडिएट मॉनेटरी इम्पैक्ट नहीं आएगा और इसीलिए हम इनको अपनी किताबों में नहीं डालेंगे, लेकिन बाद में जाके हमारी प्रोडक्शन और सेल्स पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा तब हम जाके इसको रिकॉर्ड करेंगे और तब हम कह सकते हैं कि अब क्या हो गई है, जो इवेंट्स थे वो ट्रांजेक्शन्स में कन्वर्ट हो गए हैं। इज इट ऑल राइट? इज इट ऑल राइट? ठीक है, नेक्स्ट आ रहा हूं, ट्रांजेक्शन। ये बेसिकली जो पहली स्लाइड थी दैट वाज बेसिकली ऑन इवेंट, दैट वाज बेसिकली ऑन इवेंट। अब ट्रांजेक्शन तो आपको पता है, अ ट्रांजेक्शन इज अ बिजनेस इवेंट दैट हैज इंपैक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑन द फाइनेंसेस ऑफ द बिजनेस। एक इवेंट कब ट्रांजेक्शन बन जाती है, जब उसमें एक्सचेंज ऑफ मनी के रिकॉर्डिंग्स होनी शुरू हो जाए, और जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम कहाँ अपनी किताबों में रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम अपनी किताबों में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जो इवेंट्स हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जब कोई इवेंट ट्रांजैक्शन बन जाए उस टाइम पे हम उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करेंगे, जब वो मॉनेटरी वैल्यू में उसकी वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकें। अब वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं वो आगे जाके हम सीखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एक जर्नल नाम की एंट्री होती है, उसमें उसके थ्रू हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जब डे टू डे बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हमारी क्या क्वालिफाई कर जाती हैं एज एन इवेंट्स। हमारी डे टू डे लाइफ, बिजनेस लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं एज अ ट्रांजैक्शन। क्या मैं बोल सकता हूं मैं अपने बिजनेस के लिए सामान खरीद रहा हूं और उसको आगे बेचना चाहता हूं, जब मैं सामान खरीदता हूं तो क्या वो ट्रांजैक्शन है या इवेंट है? ट्रांजैक्शन, वेरी गुड, ठीक है। देखो सबसे पहली बात है, आपको ट्रांजैक्शन में एक और चीज का ध्यान रखना है, एक्चुअल मनी इनफ्लो आउटफ्लो नहीं देखना आपने। अब जैसे क्या होता है, कभी कभी मैं उधारी पे सामान लेता हूँ, जैसे मेरे पापा क्या करते हैं, हमने एक गली में दुकान है उनके साथ हिसाब रखा हुआ है, तो अगर मैं रोज उससे सामान लाऊंगा और पैसे अगर एक महीने के बाद दूंगा, तो मैं ये बोलूंगा कि वो हर दिन इवेंट हो रहा है और ट्रांजैक्शन 30th डे पे हो रही है? नहीं, ट्रांजैक्शन हर डे हो रही है। इसीलिए मैं कहता हूं ट्रांजैक्शन को, नेचर को जानने के लिए एक्चुअल कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं देखना, बल्कि आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि क्या उसमें मॉनेटरी वैल्यू डिटरमाइन हो रही है कि नहीं हो रही। अगर मैं 10 रुपए की कोलगेट ला रहा हूँ, पैसे उसके एक महीने के बाद दे रहा हूँ, तो क्या मैं ये बोलूंगा कि आज इवेंट हुआ है और जब एक महीने बाद पैसे दूंगा तब ट्रांजैक्शन होगी? नहीं, अगर वैल्यू डिटर्मिनेबल है तो ट्रांजैक्शन उसी दिन हो जाएगी, नो मैटर आप पैसे एक महीने के बाद उसको दो। बात मेरी फॉलो कर रहे हो? ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब है कि ट्रांजैक्शन में एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ कैश हो या ना हो उसका डिटर्मिनेशन नहीं होती, बल्कि उसकी वैल्यू और मॉनेटरी इंपैक्ट डिटरमाइन होना चाहिए। अगर ये हो जाए तो वो क्वालिफाई हो जाता है एज ए ट्रांजैक्शन। इधर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल क्या होगी? उधारी पे माल बेचना। क्या उसमें कैश इन्वॉल्व होता है उसी टाइम? उधार की सेल पे कैश इन्वॉल्व होता है? नहीं होता। तो क्या मैं उसको ट्रांजैक्शन नहीं बोलूंगा? नहीं सर, वो तो ट्रांजैक्शन ही है। बेसिकली उस समय पैसा हो या ना हो वो डिटरमाइन नहीं करता, सिर्फ उसका मॉनेटरी इंपैक्ट होना चाहिए एक ट्रांजैक्शन कहलाने के लिए, ठीक है। इसके अंदर कुछ टर्म्स यूज हुई हैं, वो मैंने आगे उसको कवर भी किया है। अब इवेंट वर्सेस ट्रांजैक्शन में मैं क्या एक फ्रेज बोलूंगा, आप बताना मैंने सही बोला है या गलत बोला है। all transactions are events but all events cannot be transaction। ये फ्रेज सही है या गलत है?
सब बताओ। रूफस, पीर, मुकुल, शायद उनका चैट बॉक्स नहीं चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन, हर इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होता, और लेकिन हर ट्रांजैक्शन इवेंट होती है, क्योंकि टू सेटिस्फाई द ट्रांजैक्शन देयर मस्ट बी एन इवेंट, बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ट्रांजैक्शन दैट ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट बट नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, इस पे भी वो पॉइंट पूछ सकता है, ये फ्रेज भी आप अपनी नोटबुक में लिख लो, काफी जरूरी है। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इवेंट वर्सेस ट्रांजैक्शन का एक डिफरेंशिएशन दी हुई है, जो मैंने सारा डिस्कस किया है उसी के बेसिस पे है। ठीक है, एक एक करके पॉइंट देखते हैं डिफरेंस का। पहला डिफरेंस तो मीनिंग में ही आ गया। सारे इंसिडेंट और ऑकरेंस जो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, इवेंट होते हैं। और जो इवेंट्स को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि उनका क्वांटिफिएबल इम्पैक्ट होता है फाइनेंसिस पे, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। जिन इवेंट्स में रिसोर्सेज का एक्सचेंज नहीं होता बट ट्रांजैक्शन में होता है। उसके बाद मेजरेबिलिटी, इवेंट्स मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल नहीं होते हैं, और जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल होती हैं। इमीडिएट मॉनेटरी इम्पैक्ट, इवेंट्स का नहीं होता है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, ट्रांजैक्शन का तो होता ही है। डिस्क्लोजर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं, इवेंट्स को नहीं दिखाते, लेकिन सिर्फ हम उसको नोट्स बना के रिपोर्ट में डाल सकते हैं, और ट्रांजैक्शन को तो हम रिकॉर्ड करते ही करते हैं। इस डिफरेंस में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकता है, वरना मैं आगे चलता हूं। एक बार रीड भी कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ट्रांजैक्शन वर्सेस इवेंट में से मैं आपको एक नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं एग्जाम में। तो इस टॉपिक को, इस कंसेप्ट को आप एक नंबर की वेटेज दे सकते हो। ठीक है, मनमीत ठीक है। देखो, डिक्लेरेशन ऑफ बोनस, अगर कंपनी बोनस डिक्लेयर कर रही है वो इवेंट है। अगर मनमीत कह रहे हैं कि अगर सर कंपनी बोनस डिक्लेयर करता है तो क्या वो ट्रांजैक्शन में आएगा या इवेंट में आएगा। देखो, डिक्लेरेशन ऑफ बोनस इज एन इवेंट, बट एक्चुअल पेमेंट ऑफ बोनस इज ए ट्रांजैक्शन। ठीक है ना मनमीत, अगर कंपनी बोनस डिक्लेयर कर रही है उस टाइम वो इवेंट है। तो लेकिन उसको जब बोनस कंपनी डिक्लेयर करती है तो हम रिपोर्ट्स में लिख देते हैं कि कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया है, हम उसको बुक्स में नहीं डालते, उसको हम रिपोर्ट में लिख देते हैं। जो डायरेक्टर की रिपोर्ट आएगी या कंपनी की रिपोर्ट आएगी वहां लिख देंगे कि कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया है। लेकिन जब एक्चुअली बोनस पे होएगा थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, वो मेथड बताऊंगा आपको कैसे बोनस पे होता है, तो उस टाइम वो क्या बन जाएगा, ट्रांजैक्शन बन जाएगी। ठीक है, और विवेक कह रहे हैं कि सर अगर कोई इवेंट बाद में ट्रांजैक्शन बन जाए, हम उससे क्या कंसीडर करेंगे, पहले नहीं, जब वो पेमेंट होएगी, जब वो ट्रांजैक्शन होएगी, वो उसी टाइम में कंसीडर की जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन वर्सेस इवेंट में मैंने कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की थी, मैंने उसको यहाँ जॉट डाउन कर लिया है। ठीक है, ताकि जब आप इसको पढ़ो तो उसके रिलेटेड अगर कोई आपको टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आए तो आप उसको यहाँ से देख सकते हो। इजी इजी है, बेसिक्स है,
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल्स क्या होती है। वैसे तो जनरल टर्मिनोलॉजी में आपको पता ही होगा सेल क्या होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे उसको जॉट डाउन कर दिया है। बिजनेस टर्म्स में सेल्स को कभी कभी हम क्या बोलते हैं, टर्नओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्नओवर। आपकी कंपनी का कितना टर्नओवर, ऐसे कहते हैं ना। आपने सुना है सेल्स वर्ड, सुना है मनमीत, विवेक? ठीक है, तो सेल्स क्या हो गई? द एग्रीगेट अमाउंट फॉर विच द सेल्स आर इफेक्टेड और सर। अब देखो एक और बात आपको समझाऊं, कभी भी अकाउंटेंसी की बात हो तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक होती है गुड्स और एक होती है सर्विसेज। एक क्या होती है? गुड्स, और दूसरी क्या होती है? सर्विसेज। ठीक है, कभी भी अकाउंटेंसी की बात हो तो गुड्स कभी अकेले बात नहीं की जाएंगे और कभी भी सर्विसेज अकेले बात नहीं की जाएगी। हमेशा दोनों को साथ लेके चलना है, क्योंकि कोई बिजनेस होता है जिसमें गुड्स की सेल परचेज होती है और कुछ काम ऐसे होते, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां पे सर्विसेज होती हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मेरा ट्रेडिंग का काम है, मैं माल खरीदता हूं और माल को बेचता हूं, तो इसके अंदर क्या पॉइंट आ रहा है? इसमें पॉइंट आ रहा है गुड्स का। तो लेकिन अगर मैं बोलूं मेरा स्कूल है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? सर्विसेज बोलूंगा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं ऑडिटिंग की सर्विसेज देता हूं, ना कि ऑडिटेड का गुड्स बेचता हूं। ठीक है, तो कभी भी आपको अकाउंटेंसी में कोई भी कोई बिजनेस, दो तरह की डीलिंग्स हो सकती हैं, या तो वो गुड्स में डील करेगा या तो वो सर्विसेज में डील करेगा। आप मुझे सर्विसेज के कुछ एग्जांपल दे सकते हो? बैंक्वेट हॉल, यस। विवेक? रेलवे टिकटिंग, यस। सिनेमा हॉल, वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे जहां पे गुड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो उनको हम बोलते हैं सर्विसेज, और जहां पे गुड्स की इन्वॉल्वमेंट हो वहां पे हम बोलते हैं गुड्स की। ठीक है, तो इसीलिए जहां पे एग्रीगेट, तो सेल्स क्या होगी? सेल्स वो होगी जो सेल्स इफेक्ट करके आती है हमारे यहाँ तो गुड्स को बेचने पे, या तो सर्विसेज को रेंडर करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो कंसेप्ट यूज होते हैं। एक यूज होता है ग्रॉस टर्नओवर और एक यूज होता है नेट टर्नओवर। ग्रॉस और नेट दोनों में फर्क किस चीज का होता है? डिस्काउंट का। किस चीज का फर्क होता है? डिस्काउंट का और रिटर्न्स का। अगर मैं बोलूं मैंने 1 लाख का सामान खरीदा, सॉरी 1 लाख का माल बेचा, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? मेरी 1 लाख की सेल है। अगर उस 1 लाख में से मैंने 5,000 का डिस्काउंट दे दिया और मुझे 10,000 का सामान वापिस आ गया मेरे जिसको मैंने बेचा था, तो मेरी नेट सेल कितनी होगी? मेरी नेट सेल कितनी होगी? अगर मैं बोलूं मैंने 1 लाख का सामान बेचा, जिसमें से 5,000 का मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया और 10,000 का सामान वापिस आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा? मैंने कितने की नेट सेल की? विवेक जी कह रहे हैं 85,000, मनमीत 85,000। यस, जो वैल्यू हमें से डिस्काउंट को और रिटर्न को डिडक्ट करने के बाद मिलती है, और उसको मैं क्या बोलता हूं? नेट सेल या नेट टर्नओवर। और आप मुझे बता सकते हो कि ग्रॉस सेल या ग्रॉस टर्नओवर क्या होगा? 1 लाख का, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें आपको क्या समझना है कि अगर तो वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट तो रिटर्न्स है, तो हम उसको क्या डिनोमिनेट करेंगे? नेट। और अगर वो बिफोर डिस्काउंट है या बिफोर रिटर्न्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस। ठीक है, सेम चीज किसके साथ है? हमारी परचेजेस के साथ भी है। ठीक है, जैसे सेल वैसे ही परचेज। परचेज क्या होता है? हम जो माल खरीदते हैं अपने सप्लायर से, ताकि हम उसको आगे बेच सकें, ताकि हम उसको आगे बेच सकें फॉर रीसेलिंग पर्पसेस, उसको हम क्या बोलते हैं?
परचेजेस। तो परचेजेस भी हमारी क्या हो सकती है, ग्रॉस भी हो सकती है और नेट भी हो सकती है। अगर मैं बोलूं मैंने 1 लाख का सामान खरीदा, तो जब मैंने 1 लाख का सामान खरीदा उसमें से 12,000 का माल ऐसा था जो खराब निकला और मैंने वो अपने वेंडर को वापस दे दिया और मुझे उसने 3,000 का डिस्काउंट भी दे दिया। तो बताओ मेरी नेट परचेजेस कितनी हो गई। मैं कह रहा हूं अगर मैंने 1 लाख का सामान खरीदा और 1 लाख का जब सामान मैंने खरीदा उसमें से 12,000 का ऐसा सामान था जो खराब था, ब्रेकेज थी उसमें, मैंने अपने वेंडर को वो सामान वापस कर दिया और साथ में उसने मुझे पहले 5,000 का डिस्काउंट भी दिया था कि तू मेरे से 1 लाख का सामान ले रहा है बेटा, तो तुझे मैं 5,000 का डिस्काउंट भी दूंगा। अब मुझे बताओ कि नेट परचेज कितनी होगी। मनमीत, 12,000 का माल खराब था और 5,000 का माल, 5,000 का मुझे डिस्काउंट मिला था, तो बताओ कितनी नेट परचेज होगी। विवेक कह रहे हैं 83,000। मनमीत, यस 83,000। ठीक है, ये क्लियर हो गया सेल और परचेज का पॉइंट। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो मैंने ऊपर रिटर्न यूज की थी उसी की टर्मिनोलॉजी मैंने नीचे दी है। सेल रिटर्न क्या होती है, जो मुझे बायर मेरा वापस करे उसको मैं सेल रिटर्न बोलूंगा और जो मैं अपने सप्लायर को वापस करूं उसको परचेज रिटर्न बोलूंगा। कोई दिक्कत इसमें। मनमीत, सेल रिटर्न क्या होगी, जो मेरे जिसने मेरे से सामान खरीदा था अगर उसने मुझे गुड्स वापस किए हैं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सेल रिटर्न। और अगर मैंने किसी से जो माल खरीदा था मैंने उसको वापस किया है तो क्या बोलूंगा उसको, परचेज रिटर्न। मैंने सेल किया हुआ रिटर्न, सेल की हुई सामान मेरे पास वापस आएगी तो मैं उसको क्या बोलूंगा, सेल रिटर्न। और अगर जो मैंने खरीदा था किसी से वो अगर वापस आ रहा है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, परचेज रिटर्न। कोई दिक्कत इसमें। मनमीत, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद एक ऊपर वर्ड यूज हुआ था हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह के हो सकते हैं। कितने तरह के हो सकते हैं, दो तरह के। एक होता है कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। और दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट। जो आपको इमीडिएट पेमेंट करने के बेसिस पे डिस्काउंट मिलता है उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। जिससे मैंने माल खरीदा 1 लाख का, वो कहता है जतिन जी 2 दिन में पेमेंट कर दोगे तो 5,000 का डिस्काउंट दे दूंगा। अगर आप 2 दिन में पेमेंट नहीं कर पाए तो आपको पूरा कितना देना पड़ेगा, 1 लाख रुपया। तो मुझे बताओ कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट वो होता है तो जल्दी पेमेंट करने पे जो आपको डिस्काउंट मिले उसको आप क्या बोलोगे, कैश डिस्काउंट। और अगर आपको किसी और रीजन की वजह से डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। एनी अदर रीजन एक्सेप्ट फॉर इमीडिएट पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट करने के अलावा अगर कोई और रीजन की वजह से आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, ट्रेड डिस्काउंट। इज इट क्लियर। विवेक, इज इट क्लियर। ठीक है, अगर आप इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो और आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। कभी कभी डिस्काउंट मिलता है कि आप इतना माल खरीदोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, तो वो कैश डिस्काउंट में आएगा या
ट्रेड डिस्काउंट में आएगा? बताओ। बोलते जतिन जी 10 लाख का माल खरीदोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है? यार गलती कर गए ना। उसने मुझे बोला 10 लाख का माल, हाँ पे इमीडिएटली नहीं पे करना, वो क्लॉज ही नहीं है। मेरी बात सुनो, वो कहता इतना माल खरीदोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, पेमेंट की बात ही नहीं है। अगर तो पेमेंट के बेसिस पे बोलता, वो बोलता कि अगर ये 10 लाख की आप उसी समय पेमेंट कर दोगे तो डिस्काउंट मिलेगा ना। वो क्वांटिटी कह रहा है, वो कह रहा है कि जतिन जी 10 लाख का माल खरीदोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, ट्रेड वाला। तो वो कौन सा हुआ? ट्रेड वाला। वो अगर वो बोलेगा कि आप इमीडिएटली पेमेंट कर दो अगर 2 दिन में, तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, तो वो कैश डिस्काउंट होगा। बात फॉलो कर रहे हो? ठीक है, ठीक है। ये आ गया कैश डिस्काउंट, यहाँ पे दी हुई है, और यहाँ पे आपकी आ गई ट्रेड डिस्काउंट। देखो यहाँ पे लिखा है ऑन बिजनेस कंसिडरेशन अदर देन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट को छोड़ के कोई भी रीजन की वजह से आपको रिडक्शन मिल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। आगे चल रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो, अगले मेरे पास 4 वर्ड्स यूज हो रहे हैं। एक यूज हो रहा है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल क्या हो गया? आपने कोई खर्चा कर दिया बिजनेस में, आपने कोई खर्चा पे कर दिया है, लेकिन आपने उसको अभी पे नहीं किया, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? यार मोहम्मद हुसैन कह रहे हैं वीडियो नहीं है, ना वीडियो ना ऑडियो। एक मिनट, एक मिनट। प्लेन पेज पर 7 7 4। ठीक है, वो हमारे लिए क्या है? डेट है। हमारे लिए वो क्या है? डेट है। तो जो हमने, जो डेट होता है, जो हम किसी को ओ करते हैं, मोहम्मद हुसैन वो देख रहे हैं, मैंने बोल दिया है, वो आपका चेक करवा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। ठीक है। अकाउंट्स पेएबल क्या होते हैं? जो आपने किसी को पेमेंट कर, कुछ आपने ऐसा खर्चा किया है बिजनेस में जो आपने अभी पे नहीं किया हुआ, उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? एज ए अकाउंट्स पेएबल। और अगर मैंने किसी को कुछ, किसी से कोई पैसे लेने हैं और वो मैंने अभी लिए नहीं है, तो मैं उसको किस बेसिस पे रिकॉर्ड करूंगा? अकाउंट्स रिसीवेबल पे। ठीक है। अगर मुझे किसी को कोई खर्चा मैंने कर दिया है लेकिन मैंने अभी उसको पे नहीं किया है, तो मेरे लिए वो लायबिलिटी है, और वो कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? एज ए अकाउंट्स पेएबल। और अगर मैंने कोई इनकम कमा ली है लेकिन मेरे को अभी मिली नहीं है, उसको मैं एज ए एसेट रिकॉर्ड करूंगा, और उसको क्या बोलूंगा? अकाउंट्स रिसीवेबल। क्या बोलूंगा? अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है मनमीत? सी बता देता हूँ। अगर मैं बोलूं मैंने किसी को पेमेंट करनी है, तो लेकिन मैंने अभी उसको की नहीं है, तो उसको मैं बोलता हूं अकाउंट्स पेएबल। तो वैसे ही अगर मैंने कोई कमाई कर ली है लेकिन अभी मुझे वो पैसा मिला नहीं है, जैसे मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी, मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी। मैंने किसको बेची? मैंने अपने मामा जी को मोटरसाइकिल बेची, लेकिन मुझे अभी मामा जी ने पैसे दिए नहीं है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है।
ठीक है, अगर मुझे कोई खर्चे की पेमेंट अभी करनी है लेकिन की नहीं है, उसको मैं बोलूंगा अकाउंट्स पेबल। और अगर मुझे कोई इनकम मिलनी है लेकिन अभी मिली नहीं है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, ठीक है मनमीत, विवेक। ठीक है, फिर उसके बाद अगली दो वर्ड आते हैं सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। अगर हम उधार पे माल सेल करते हैं, उधार पे माल सेल करते हैं, मैंने क्या किया, मैंने रियासी में जाके या पुंछ में जाके लोगों को माल बेचा, लेकिन अभी उनसे मैंने पैसा कलेक्ट नहीं किया, तो मैं उनको क्या बोलूंगा कि मैंने उनसे पैसा अभी लेना है, तो मैं उनको क्या बोलूंगा, वो मेरे क्या है, सन्ड्री डेटर। या उनको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, ट्रेड डेटर। यहाँ कभी कभी क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। अगर मैंने किसी को माल बेचा है लेकिन मैंने उससे अभी पैसे कलेक्ट नहीं किए हैं, तो जब तक मुझे उनसे पैसे नहीं आ जाते हैं, मैं उनको क्या बोलता हूं, ये मेरे डेटर हैं। और डेटर के साथ कभी कभी हम वर्ड क्या यूज करते हैं, इंटरचेंजेबली। कभी हम उनको सन्ड्री कह देते हैं, कभी हम उनको ट्रेड कह देते हैं, और कभी कभी हम उनको ट्रेड रिसीवेबल भी कह देते हैं। बात समझ आई? विवेक समझ आई? ठीक है, और अगर मैंने जिनसे माल खरीदा है मुझे उनको पेमेंट करनी है, मेरे पास अमूल की एजेंसी है, मेरे पास पार्ले की एजेंसी है, मैंने उनसे माल खरीदा है लेकिन मैंने उनको अभी पेमेंट नहीं की है, तो मैं उनको क्या बोलूंगा, दे आर माई क्रेडिटर्स। दे आर माई क्रेडिटर्स। तो उन क्रेडिटर्स को क्या मैं बोलूंगा, दे आर सन्ड्री क्रेडिटर्स, दे आर ट्रेड क्रेडिटर्स, दे आर ट्रेड पेबल्स। तो जब हमें माल जिनसे हमने पैसा कलेक्ट करना है उनको हम बोलेंगे, बेटा अकाउंट्स पेबल भी बोल सकते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर भी बोल सकते हैं, लेकिन जो अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल होता है, दैट आर बेसिकली यूज्ड विद एक्सपेंसेस एंड इनकम। जो अकाउंट्स पेबल और अकाउंट रिसीवेबल वर्ड है, वो बेसिकली यूज होते हैं एक्सपेंसेस और इनकम के साथ। लेकिन जो डेटर और क्रेडिटर है, दे आर मेनली यूज्ड विद सेल एंड परचेज। सेल्स और परचेज के लिए वी स्पेसिफिकली यूज डेटर क्रेडिटर, बट फॉर एक्सपेंसेस या इनकम, खर्चे और इनकम के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पेबल और अकाउंट्स पेबल या अकाउंट्स रिसीवेबल। बात फॉलो किया आपने? ठीक है विवेक? ठीक है, ठीक है, इस पे थोड़े एमसीक्यू मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ। ठीक है, देखो, सोहन ने 5,000 रेंट दिया, इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, या बोथ? मनमीत, आंसर भी ऑप्शंस देख के होना चाहिए। ठीक है, अगर तो यहाँ पे वो सिर्फ देता इवेंट है या ट्रांजैक्शन है, तो ट्रांजैक्शन ठीक था आपका। लेकिन तीसरा ऑप्शन इसने ये दे दिया है कि ट्रांजैक्शन भी है और इवेंट भी है। अब सबसे पहले आपको भी पता है, अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो सबसे पहले उससे क्या होता है, इवेंट होता है। इवेंट ऑलवेज बिफोर, इज ऑलवेज बिफोर द ट्रांजैक्शन। तो अगर वो आपको इवेंट भी बोल रहा है और ट्रांजैक्शन भी बोल रहा है, देन यू हैव टू गो फॉर ऑप्शन सी। देन यू हैव टू गो फॉर ऑप्शन सी, क्योंकि ट्रांजैक्शन होने से पहले वो इवेंट, ओ सॉरी, हाँ, इवेंट हुआ होगा।
इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहीं पे बच्चा पेपर में गलती कर देता है, ठीक है, वो फटाफट बोलता है यार ये तो इजी है, तो ट्रांजैक्शन ही होगा, लेकिन उसकी आपको गहराई में जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 31 मार्च को 2000 का सामान बेचने के बाद उसके पास सिर्फ 10,000 का सामान रह गया। सिर्फ बता रहा है वो 10,000 का सामान रह गया। इस एमसीक्यू में इस एमसीक्यू में वो ये नहीं पूछ रहा कि उसने 2000 का सामान बेचा है, वो कह रहा है कि 2000 का सामान बेच दिया है, उसके लिए वो नहीं पूछ रहा। वो कह रहा है कि 2000 का सामान बेचने के पास उसके पास 10,000 का सामान रह गया है। बिल्कुल, ये इवेंट है, ठीक है। वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं बता रहा, वो कह रहा है सिंपली आपको बता रहा है कि 2000 का माल बेच दिया हुआ है और हमारे पास सिर्फ 10,000 का सामान रह गया है। हाँ, अगर वो पूछता कि 2000 का जो सामान बिका है तो ये क्या कहलाती, ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट। लेकिन वो सिर्फ हमें इंडिकेशन दे रहा है कि उसके पास 10,000 का सामान रह गया है, तो वो क्या है, इवेंट है। इज इट क्लियर? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू अभी डिस्कस नहीं हो पाएगा, ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं। हाँ, ये देख लो, कहता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट कंसीडर, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ये कंसीडर नहीं करते हैं। पहला वो बता रहा है हमें एसेट्स एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, ये करते हैं। लायबिलिटीज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, ये भी करते हैं। जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स वाला है वो कंसिडर नहीं करता है। बिल्कुल ठीक विवेक जी, ये है सी ऑप्शन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट कंसीडर व्हाट, दे डू नॉट कंसीडर एनीथिंग दैट इज एक्सप्रेस्ड इन नॉन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है बेटा मनमीत। एग्जाम्पल बेटा इसकी आ जाएगी ऐसे, जैसे मैं सबसे पहले आपको बताऊं, आपके एम्प्लॉयज जो होते हैं वो आपकी बहुत अहमियत रखते हैं आपके बिजनेस में, ठीक है। जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं बिजनेस में, ठीक है। जो आपके सीईओज होते हैं या एमडीज होते हैं वो कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके लिए, लेकिन क्या आप उनको मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कर सकते हो कि ये मेरे लिए 1 लाख का बंदा है, ये मेरे लिए 1 करोड़ का बंदा है? आप उसको वैल्यू कर सकते हो? ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय कैनॉट बी वैल्यूड, ठीक है ना, आप उसको वैल्यू नहीं कर सकते हो। तो उन चीजों को हम कभी भी अपने बुक्स में कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज दे डोंट हैव एनी मॉनेटरी वैल्यू अटैच्ड विद देम, दो दे आर एन इंपॉर्टेंट एसेट फॉर अवर ऑर्गेनाइजेशन। वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट असेट रखते हैं, लेकिन वो सिंस मॉनेटरी टर्म्स में डिटरमाइन नहीं हो सकते, इसीलिए हम उनको फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 1 नंबर आपने ट्रांजैक्शन वर्सेस इवेंट के अगेंस्ट नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। ये टॉपिक हमने आज कवर कर लिया है। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज हम इस लेक्चर को ना यहीं पे स्टॉप करते हैं, सिंस हमारे काफी पार्टिसिपेंट्स को ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसीलिए मैं थोड़ा आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा। मैं अपने लेक्चर को 25 मिनट पहले ही क्लोज कर रहा हूँ, ताकि ये अगले लेक्चर में सारे ज्वाइन कर सकें। थोड़ी उनको प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रिग्रेट करता हूँ
कि अब मैं अपना लेक्चर पूरा कवर नहीं कर पाया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपने ट्रांजैक्शन वर्सेस इवेंट को समझ लिया है, इसमें से एक नंबर 30 नंबर में से आपने एक नंबर को कवर कर लिया है, ठीक है। तो अगर 30 दिन में आप एक दिन में एक नंबर कवर कर लो हर सब्जेक्ट से, तो 30 दिन में आपका अकाउंटेंसी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप आज ट्रांजैक्शन वर्सेस इवेंट को एक बार फिर कंसीडर कर लो, समझ लो। इसके मैं आपको पीडीएफ नोट्स आपको ईमेल करवा दूंगा। तो अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मेरा फोन नंबर मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। ये मेरी मेल आईडी भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स का भी शेड्यूल आपको उसी, मैं पता कर देता हूँ कि आज दूसरा, हाँ ठीक है, हाँ दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए मैं अभी ये कंफर्म करवा देता हूँ आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई अगर ट्रांजैक्शन वर्सेस इवेंट में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप, और यू कैन मेल मी एट माय मेल आईडी, ठीक है। ठीक है बेटा, सॉरी फॉर टुडे इनकन्वीनियंस, ठीक है। एक नंबर हो गया आपकी जेब में, ठीक है।